स्टूडेंट्स, तो हम वापस आ गए हैं। मेरी बढ़ी हुई दाढ़ी और लंबे बाल देखकर आपको पता चल गया होगा कि लॉकडाउन वाली कंडीशन चल रही है। तो देखिए, ताले शहर में लगे हैं, दिमाग में नहीं। तो चलिए आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मेंडल या ग्रेगर जॉन मेंडल के कौन कौन से एक्सपेरिमेंट थे। बड़ा ही देखिए, बड़ा ही आसान सा टॉपिक है और आपको वीडियो में ही ये लर्न हो जाएगा। इतना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मेंडल या ग्रेगर जॉन मेंडल के एक्सपेरिमेंट, जिनको आप पहले से भी जानते हैं, चर्च के फादर थे, बहुत बड़ा काम कर गए और मरने के बाद इन्हें ख्याति भी प्राप्त हुई और मरणोपरांत 34 वर्षों के पश्चात, जो इनके प्रयोग करने के 34 वर्षों पश्चात इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। तो देखिए क्या है इनके एक्सपेरिमेंट। तो देखिए, इनके जो एक्सपेरिमेंट है उन्हें संकरण प्रयोग कहा जाता है। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट थे, संकरण प्रयोग या हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट थे। अब ये हाइब्रिडाइजेशन या संकरण क्या होता है? तो देखिए, संकरण का सीधा सीधा मतलब होता है दो अलग अलग प्रजातियों के लक्षण को या एक ही प्रजाति के दो भिन्न जनकों के अच्छे लक्षणों को एक ही संतान में लेकर आना। यानी माता और पिता दोनों के लक्षण ऑब्वियसली संतान धारण करती है, तो उनके लक्षणों को एक ही संतान में लेकर आना, उपयोगी लक्षणों को लेकर आना, ये सबसे बड़ा एक उद्देश्य होता है संकरण करने का। तो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट थे मेंडल के। अब हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स थे मेंडल के, जो प्रयोग थे उनको संकरण प्रयोग कहा जाता है। और इन संकरण को जो है हम एक और बात बोलते हैं, क्रॉस भी कहते हैं। तो जो है संकरण प्रयोग में सबसे पहला था एकल संकरण प्रयोग, एकल संकर संकरण या मोनो हाइब्रिड क्रॉस था। ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस, CROSS। तो एक तो था मोनो हाइब्रिड क्रॉस, दूसरा प्रयोग था इनका, दूसरे में दो हो जाएंगे, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड। या द्विसंकर संकरण था। और तीसरा जो, या एक तरीके से उसे कह सकते हैं हम त्रिसंकर संकरण, ट्राई हाइब्रिड, त्रिसंकर संकरण प्रयोग था, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। और या चौथा माने या इसी को मान सकते हैं पॉली हाइब्रिड क्रॉस, POLY, पॉली हाइब्रिड, पॉली हाइब्रिड क्रॉस, CROSS क्रॉस। तो पॉली हाइब्रिड क्रॉस था या बहुसंकर संकरण, बहुसंकर संकरण। अब बच्चे देखिए, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वैसे तो 10वीं कक्षा में सभी परिचित होते हैं इससे, परंतु 10वीं कक्षा वाले भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो फ्रेमवर्क इस वीडियो को देख रहे हैं। तो देखिए क्या होता है संकर संकरण। तो पहले बताया कि भाई जो लक्षणों को, उपयोगी लक्षणों को एक संतान में लेकर आना, वही होता है संकरण का मतलब। अब यहाँ पर मेंडल का प्रयोग बड़ा समझने की जरूरत है। देखिए, मेंडल जो थे उनका प्रयोग कोई अनुवांशिकी से संबंधित नहीं था, नियम अनुवांशिकी के निकल गए इसमें। इस प्रयोग का मूल उद्देश्य था फसलों में सुधार करना। और मेंडल के प्रयोग करने से पहले भी मनुष्य काफी लंबे समय से फसलों में सुधार करता हुआ आ रहा था। तो हमने, जैसे आदिकाल से मनुष्य जो है खेती करता हुआ आ रहा है, तो पुरातन काल से जब खेती हो रही है तो हमने फसलों में सुधार किया है, जानवरों की नस्लों में भी सुधार किया है। तो मनुष्य को तो ये पहले से पता था कि भाई दो प्रजातियों के लक्षणों को आप एक प्रजाति में मिला सकते हो, ज़्यादा अच्छी प्रजाति आप प्राप्त कर सकते हो। हमने फसल सुधार किए हैं इसी तरीके से। तो मेंडल के भी जो प्रयोग थे, क्योंकि इन्होंने कोई ज़्यादा बड़ी शिक्षा नहीं पाई थी, इन्होंने बागवानी की शिक्षा प्राप्त की थी, बाग वगैरह कैसे लगाए जाते हैं और वनस्पति शास्त्र की शिक्षा ली थी। तो इन्होंने इनका जो प्रयोग था वो संकरण से संबंधित था। और संकरण या जो क्रॉस करवाया जाता है वो करवाया जाता है अच्छे लक्षणों को प्राप्त करने के लिए। तो अच्छे लक्षणों, फसल सुधार पर इनका प्रयोग था। तो ये क्या संकरण करना चाहते थे। प्रयोग के लिए इन्होंने जिस पौधे का चुनाव किया था वो था उद्यान मटर। उद्यान मटर
या पाइसम सेटाइवम पर इनका प्रयोग चला था। पाइसम सेटाइवम SATIVUM, पाइसम सेटाइवम पर प्रयोग चला था। मूल उद्देश्य यही था कि भाई किसी न किसी प्रकार से जो है सुधार किए जाए, और प्रयोग में अचानक निकल आते हैं आनुवंशिकी के नियम जो अपने समय से ही काफ़ी आगे के होते हैं। तो देखिए क्या है, तो देखिए 4 प्रयोग नहीं कहकर 2 प्रयोगों से ही इनके नियम समझा दिए जाते हैं, परंतु प्रयोग जो थे वे काफ़ी सारे किए गए थे। एकल संकर संकरण भी किया था, द्विसंकर संकरण भी किया था, त्रिसंकर संकरण भी किया था और बहुसंकर संकरण भी किया था। अब क्या है ये संकर संकरण, तो चलिए आगे हम बात करते हैं क्या होते हैं संकर संकरण। तो देखिए बड़े ही रोचक सी बात है कि भाई संतानों में गुणों को लेकर आना है, उचित गुणों को, तो गुणों की स्टडी भी करनी पड़ेगी, कौन से गुणों का चुनाव किया गया। तो मेंडल ने जो है 7 जोड़ी जो है लक्षणों को चुना था, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को चुना था, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को चुना था, TRASTING, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स TRAITS, या हिंदी में कहें तो विपर्यासी लक्षण, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण या 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को चुना था, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण। अब लक्षण तो हो गया, विपर्यासी लक्षण क्या होता है। देखिए एक पौधा है फूल गुलाब का, अब गुलाब का फूल एक रेड भी हो सकता है और आपका पिंक भी हो सकता है, लेकिन दोनों चीज़ें हुई गुलाब के पुष्प का कलर, तो कलर ही है, यानी लक्षण तो हुआ गुलाब के पुष्प का कलर। अब उस कलर में आपको मिल गई वेराइटीज, कितनी वेराइटियां मिल गई, गुलाबी भी मिल गया, पीला भी मिल गया, लाल भी मिल गया। तो ये जो लक्षण होंगे इन्हें हम कहेंगे कंट्रास्टिंग ट्रेट्स या विपर्यासी लक्षण, यानी एक ही लक्षण के जो विभिन्न रूप होते हैं उनको कहा जाता है विपर्यासी लक्षण। तो मेंडल ने 7 पेयर्स कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को चूज किया था, यानी 7 जोड़ी लक्षणों को, 7 जोड़ी का मतलब हो गया एक ही लक्षण के 2 रूप, तो एक जोड़ी लक्षण हो गया, तो 7 लक्षणों की वंशागति को मेंडल ने चुना कि भाई अपन को यही लक्षण देखना है, इसकी अगली पीढ़ी में कैसे पैदा होगा। जैसे मान लीजिए आप नोटिस करने वाले पड़ोसी हैं, बहुत अच्छे पड़ोसी हैं, आस पड़ोस में ताका झाकी करने वाले पड़ोसी हैं। आप अपने पड़ोस में देखते हैं कि किसी बालिका के पिताजी के बाल काले हैं, माता के भी बाल काले हैं, और आस पड़ोस में सभी टाबर टिबरे के बाल काले हैं। अब उनकी पुत्री के बाल निकलते हैं सफ़ेद या भूरे, तो आप कहेंगे यार ये कैसे हुआ। तो आपने स्टडी यहाँ पर आप मुख्य फोकस जो आपका वंशागति पर रहा वो रहा बालों के रंग का। तो आपने बालों के रंग की वंशागति का अध्ययन केवल देखकर कर लिया कि माता के बाल, पिता के बाल और आस पड़ोस के बाल काले थे, परंतु पुत्री के बाल भूरे निकले, उत्परिवर्तन हो गया, म्यूटेशन हो गया लड़की में। वैसे ही मेंडल ने किया। मेंडल ने क्या किया, 7 लक्षणों का चुनाव किया कि भाई मुझे जो है इन्हीं लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करना है। और वो 7 लक्षण कैसे हुए, देखिए बड़ा आसान है याद करना। देखिए सबसे पहला तो सीधे बात है, आदमी जाएगा तो किसे देखेगा, पौधे को देखेगा। तो पहली चीज तो थी हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट या पादप की लंबाई, पादप की लंबाई। अब देखो पौधा लंबाई, 2 ही कंडीशन हो सकती है पौधे की, या तो पौधा कैसा होगा, लंबा होगा, या पौधा बोना होगा, बीच का तो हो नहीं सकता, लंबा बोना दोनों मैक्सिमम तो हो नहीं सकते। तो क्या है, 2 लक्षण इसमें देखे मेंडल ने, लंबापन और बोनापन, टॉल एंड ड्वार्फ। तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई पौधे में जैसे माता हो गई लंबी, पिता हो गए बोने, तो संतान या तो लंबी होगी या बोनी होगी। तो एक लक्षण जो था उसे तो माना गया प्रभावी, जो संतान में पैदा होता है, F1 पीढ़ी में पैदा होता है। मान लो माता पिता का क्रॉस हुआ, संतान में जो एक लक्षण आएगा उसे बोला गया प्रभावी लक्षण, जो लक्षण प्रकट नहीं हुआ उसे बोला गया अप्रभावी लक्षण।
अप्रभावी लक्षण। तो मेंडल ने जब अपने लक्षण देखे तो जैसे मेंडल का प्रयोग सीधा सीधा था कि भाई दो पौधों के मध्य संकरण कराओ, संतति पैदा कराओ और संतति में लक्षण को देख लो कि संतति में कैसा लक्षण पैदा हुआ है। जो लक्षण पैदा हुआ है वो सफल वंशागति हुई है उस लक्षण की, और जो लक्षण पैदा नहीं हुआ है उसकी वंशागति नहीं हुई है या वो लक्षण दब गया। तो जो लक्षण पैदा होता है F1 पीढ़ी में उसे प्रभावी बोला गया, और जो लक्षण नहीं पैदा होता है उसे अप्रभावी बोला गया। तो यहाँ पर प्रभावी डोमिनेंट कैरेक्टर लंबाई, तो यहाँ पर पादप की लंबाई वाला लक्षण जो था उसमें प्रभावी लक्षण तो था लंबापन और अप्रभावी लक्षण था बोनापन। दूसरा जो लक्षण था वो जो है इसके जो है फ्लावर से रिलेटेड है। फ्लावर में एक ही चीज़ देख सकते हो आप, क्या देख सकते हो? कलर। तो देखिए पर्पल या बैंगनी प्रभावी है, बैंगनी रंग प्रभावी रहेगा और सफ़ेद रंग अप्रभावी रहेगा। तो ये रहेगा अप्रभावी, पर्पल वाइट, ठीक है। तीसरा लक्षण भी फ्लावर का ही था, दो सभी के हैं लक्षण, केवल हाइट ही सिंगल है। देखिए फ्लावर, तो यहाँ पर थी कंडीशन फ्लावर की कैसी स्थिति होती है, ठीक है। तो पुष्प की स्थिति, स्थिति कैसी होती है पुष्प की? तो देखिए जो पुष्प की थी कि अक्षीय स्थिति, एक्साइल जो थी, सॉरी एक्साइल, तो एक्साइल यानी कक्षीय, यानी पुष्प ये पौधा है, ये साइड में लगे, ये प्रभावी लक्षण है, और शीर्षस्थ अप्रभावी स्थिति है या टर्मिनल। देखिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि देखिए डायरेक्ट ज़रूरी नहीं है हर एग्ज़ाम में आपको खाने के लिए हलवा दिया जाए, गन्ना भी चुसवाया जा सकता है। तो देखिए आगे देखते हैं हम चौथा पॉइंट, पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति के बाद ये दो लक्षण पुष्प के हैं, दो लक्षण आ गए फली के या बीज का। देख लीजिए पहले, क्योंकि इसी पर प्रयोग हम देखते हैं। तो बीज का रंग, तो बीज का रंग कलर ऑफ सीड था, तो यहाँ पर प्रभावी जो था पीला, और अप्रभावी जो था वो था हरा रंग अप्रभावी था। बीज के रंग के बाद में यहाँ पर एक और कैरेक्टरिस्टिक लिया गया, बीज के रंग के बाद यहाँ पर था बीज की आकृति। बीज की आकृति या बनावट, बीज कैसा है? तो बीज की आकृति में जो है गोल बीज प्रभावी था और झुर्रीदार जो था वो अप्रभावी था। तो दो लक्षण हो गए पुष्प के, दो लक्षण हो गए बीज के, एक हो गया लंबाई का। कितने हुए? 5। चलिए 2 बच रहे हैं, 2 को भी देख लेते हैं। 2 लक्षण फली से संबंधित हैं, तो यहाँ पर फली और बीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखें। देखिए फली, तो 5वां लक्षण था फली का रंग। तो याद रखिए बीज के रंग में पीला प्रभावी है, फली के रंग में हरा होता है प्रभावी, पॉड, कलर ऑफ पॉड ग्रीन जो है वो डोमिनेंट है, और येलो या पीला ये रहा था अप्रभावी लक्षण रहा, पीला। और यहाँ पर दूसरा है फली की आकृति। तो यहाँ पर जो है फूली हुई, जो फूली हुई पॉड है वो प्रभावी लक्षण है, और पिचकी हुई या रिंकल्ड जो पॉड है वो अप्रभावी लक्षण है। ये थे मेंडल द्वारा चुने हुए 7 जोड़ी कंट्रास्टिंग 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स या 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण थे
मेंडल के, जो मेंडल ने देखे थे। तो ये 7 जोड़ी लक्षणों की वंशागति का मेंडल ने अध्ययन किया था। अब अध्ययन में ये होता है कि लक्षण है 7 और 7 लक्षणों को की स्टडी करनी है, तो आप यूँ तो है ही नहीं कि क्योंकि देखिए जीवन तो हमारा भी छोटा है। 1 वर्षीय पौधा होता था, लगभग 6 महीने 1 वर्ष में अगली पीढ़ी वो प्राप्त करते थे, उन लक्षणों को लिखते थे। तो 6-7 साल तक अपना प्रयोग लगातार जारी रखे, 7 वर्ष तक अपना प्रयोग जारी रखा था उन्होंने। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक लक्षण या एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण, अगर एक ही लक्षण को ध्यान में रखकर एक ही लक्षण की वंशागति का जब अध्ययन किया जाता है तो उसे कहा जाता है एकल संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो जब आप एक वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स की इनहेरिटेंस का जब आप स्टडी करते हैं तो उसे तो कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब इसी प्रयोग में आप 2 कैरेक्टरिस्टिक या 2 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स की इनहेरिटेंस का जब स्टडी कर लेते हैं, दो लक्षणों की वंशागति का जब आप अध्ययन कर लेते हैं, 2 लक्षणों को ध्यान में रखकर अब उनको अध्ययन कर लेते हैं, तो इसे कहते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण। जब आप 3 लक्षणों को ध्यान में रखकर उनकी वंशागति का अध्ययन कर लेते हैं तो इसे कहा जाता है ट्राइहाइब्रिड क्रॉस या त्रिसंकर संकरण। और जब आप बहुत सारे लक्षणों को ध्यान में रखकर उनकी वंशागति का अध्ययन करते हैं तो इसे कहा जाता है बहुसंकर संकरण या ट्राइहाइब्रिड क्रॉस। बहुत सारे लक्षण कैसे, जैसे आपने 10-15 लक्षण देख लिए, अरे इसके पिता तो गोरे थे, ये लड़की काली है, इसके पिताजी के तो बाल खड़े थे, इसके तो लहराते हुए हैं, ये लंबे, इसके पिताजी लंबे थे, ये बोनी है। आप 20-50 लक्षणों की वंशागति का एक साथ अध्ययन कर लेते हैं तो उसे कहा जाता है पॉलीहाइब्रिड क्रॉस या बहुसंकर संकरण। परंतु ये तभी किया जाता है और ओरिजिनल संतानों में ही किया जाता है। मतलब देख लीजिए, आगे देखते हैं। तो देखिए, तो ये थे मेंडल के प्रयोग यानी संकर संकरण। अब हम कुछ शब्दावली पर विचार कर लेते हैं कि मेंडल ने किन शब्दों का प्रयोग किया था या किस शब्दावली का मेंडल ने प्रयोग किया था, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। और यदि देखिए इसी वीडियो में याद हो जाएगा, नहीं याद होता है दोबारा वीडियो देख लीजिए, पैसे तो लग नहीं रहे अपने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं शब्दावली की तरफ कि डेफिनेशन क्या क्या रही मेंडल की। डेफिनेशन चलिए शब्दावली पर थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन जो कि बहुत कंफ्यूज करती है स्टूडेंट्स को, एलील्स या युग्म विकल्पी। अब देखो, युग्म विकल्पी का सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ पर बात जीन्स की हो रही है, जीन की। तो युग्म विकल्पी होता क्या है कि किसी लक्षण को पैदा करने वाला कोई जीन। अब देखिए, जीन शब्द जॉनसन ने दिया है, जीन शब्द मेंडल का नहीं है, मेंडल ने तो फैक्टर बोला है। मेंडल की कारक परिकल्पना को समझना आपको आवश्यक होता है। देखिए, कारक फैक्टर, मेंडल यूँ मानते थे कि भाई किसी भी लक्षण को पैदा करने का कोई ना कोई कारक, कोई ना कोई चीज़ हमारी कोशिकाओं में होती है जो हमारे लक्षणों को पैदा करती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो एलील्स हैं युग्म विकल्पी, एलील्स का मतलब हो जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर लक्षण को पैदा करने वाले जीन के विभिन्न रूप। कैसे, देखिए वहाँ पर आपको फ्लावर नज़र आ रहा है, चलिए फ्लावर नहीं, आप प्लांट का हाइट देख लीजिए, यहाँ पर पादप की लंबाई। अब कोई इसकी पौधे की कोशिका में कोई जीन है टी, छोटा है बड़ा है कैसा है ये मायने नहीं रखता, कोई जीन है टी जो पैदा करता है पौधे में लंबाई। अब इस जीन की 2 वेराइटियां हैं, एक है कैपिटल टी और एक है स्मॉल टी। इसी जीन की 2 वेराइटियां हैं। कैपिटल टी जो है वो पौधे में लंबापन पैदा करता है, यानी ये लंबेपन का कारक है, और स्मॉल टी जो है पौधे में बौनापन पैदा करता है या बौनेपन का कारक है। तो ये एक तरीके से जो भी लंबाई का जीन है
उसके एलील्स होंगे, ठीक है, युग्म विकल्पी होंगे। मेंडल का ये मानना था कि भाई युग्म विकल्पी एक जीन के दो ही होते हैं, एक ही जीन के दो ही होते हैं। तो मेंडल की जो कारक संकल्पना है, फैक्टर जो उसका हाइपोथेसिस है, उसके अकॉर्डिंग तो किसी भी जीन के केवल दो रूप होते हैं, ठीक है, जो उसके दो विपर्यासी लक्षणों को पैदा करते हैं। पर आगे जाकर हमें पता चला कि भाई बहुत सारे रूप होते हैं। तो किसी जीन के जब दो से ज़्यादा रूप हो जाते हैं तो उसे कहा जाता है बहुविकल्पिता, मल्टीपल एलिलिज्म। तो बहुविकल्पिता तो अपवाद है, मेंडल दो ही कारक मानता था। तो जैसे एलिल्स युग्म विकल्पी होता है कि किसी भी लक्षण को पैदा करने वाली जीन के विभिन्न रूपों को उसके युग्म विकल्पी या एलिल्स कहा जाता है। तो सबसे पहली परिभाषा तो हुई एलिल की कंप्लीट, ठीक है। अब बहुत सारे इनको एलिल्स को क्या है वो इंग्लिश के अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, ट्राईहाइब्रिड क्रॉस, आपको समझ में आ ही गया। पेरेंट जनरेशन और अन्य परिभाषाएं तो हम जब प्रयोग को समझेंगे तभी समझेंगे। कुछ और एक हम जीन की बात कर लेते हैं जरा, जीन, GENE, जीन। अब जीन की क्या परिभाषाएं हैं, देखिए इस पर वैसे तो बहुत आसान सा टॉपिक है, लेकिन बहुतों को इसमें भी कन्फ्यूज़न होता है कि जीन कहाँ पर है सर, कि भाई गुणसूत्र को जीन कहते हैं कि DNA को जीन कहते हैं कि DNA के टुकड़े को जीन कहते हैं कि चिराग के अंदर जीन रहता है, कहाँ पर जीन रहता है। तो देखिए पहली बात, जीन वर्ड जैसा कि मैंने पहले बताया मेंडल का नहीं था, जीन वर्ड दिया था जोहानसन ने। जीन की सीधी सादी परिभाषा तो यही है, DNA का गुणात्मक खंड। ये इतनी भारी हिंदी कैसे भाई, गुणात्मक कैसे, कि DNA का कोई भी पार्ट जो किसी पर्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल करता है। DNA बहुत लंबा होता है अपना, लगभग 2.4 2.6 मीटर लगभग लंबाई मानी जाती है। DNA को अगर एक साथ जमाया जाए तो ह्यूमन DNA का इतनी लंबाई मानी गई है। तो इतने लंबे DNA में काफ़ी सारा पार्ट होता है। एक गुणसूत्र के अंदर यूक्रोमेटिन सेक्टर भी आ गया, हेट्रोक्रोमेटिन सेक्टर भी आ गया, आनुवांशिक रूप से एक्टिव पार्ट भी आ गया, इनएक्टिव पार्ट भी आ गया। तो DNA का बहुत सारा पार्ट है, हमें बहुत सारा DNA तो जगह ही नहीं है। तो कुछ जो DNA का पार्ट होता है जो किसी एक लक्षण को पैदा कर रहा है उसी को हम जीन कहेंगे। पूरे DNA को भी जीन नहीं कहा जाता, DNA का एक पार्ट जो है उसी को जीन कहा जाता है। तो मेंडल ने क्या DNA को ही जीन कहा था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहा था। मेंडल की एक परिकल्पना थी कि कोशिकाओं में एक ऐसा भाग होता है जो किसी न किसी लक्षण को पैदा करता है। बाद में जो है गुणसूत्रों की खोज हुई, उसके बाद सटन बोवेरी ने गुणसूत्र सिद्धांत दिया, उसके बाद और भी ज़्यादा जब DNA की ही खोज हो गई, काफ़ी सारे प्रयोग हो गए, उसके बाद क्लियर हुआ कि जीन हम DNA के गुणात्मक खंड को कहेंगे। उससे पहले एक परिकल्पना थी ये DNA के गुणात्मक खंड को। जीन शब्द जो है जोहानसन ने दिया था 1909 में, और ये जो है इससे पहले जीन को मेंडल के टाइम पर एक नाम से जाना जाता था, फैक्टर, FACTOR, फैक्टर। बहुत सारे गुण हैं जीन्स के, मेंडल ने फैक्टर के काफ़ी सारे गुण बताए हैं और इसके भी होते हैं। पहली चीज़, जोड़े में पाए जाते हैं, हर कोशिका के अंदर जोड़े में होंगे, लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, किसी भी कोशिका में अकेले नहीं होते, युग्मक निर्माण के समय अलग हो जाते हैं, बहुत सारे लक्षण हैं। तो जीन DNA के गुणात्मक खंड को जीन कहा जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर बात क्लियर हुई। तीसरी है जीनोटाइप। चलिए जीनोटाइप क्या परिभाषा हुई, तो देखिए किसी भी जीव की जीनी संरचना, जेनेटिक स्ट्रक्चर, किसी भी लक्षण प्रारूप किसी भी जीव की जेनेटिक स्ट्रक्चर को कहा गया जीनोटाइप। क्या हुआ जीनोटाइप? देखिए बहुत ही आसान सी बात, जीनोटाइप के देखिए मान लीजिए दो पौधे हैं, लंबा पादप है, एक लंबा है दूसरा भी लंबा ही है, लंबा। अब एक पौधा शुद्ध लंबा है जिसमें कि दोनों जीन्स केवल लंबाई के ही हैं। मैंने बताया ना प्रभावी और अप्रभावी, तो बोनापन तो अप्रभावी रहेगा, ये प्रभावी है, यानी इसकी मौजूदगी में बोनापन खुद को प्रकट नहीं करेगा।
तो देखिए एक पौधा तो है शुद्ध लंबा टीटी, एक पौधा है अशुद्ध लंबा या समझ रहे हैं ना विषम युग्मजीय हेट्रोजाइगोटिक लॉन्ग प्लांट। तो अब देखिए जो दोनों लंबे पौधों में वैसे शब्द से कोई अंतर नहीं है लेकिन इनकी जीनी संरचना में अंतर है। तो एक समयुग्मजीय लंबा है, एक विषम युग्मजीय लंबा है, होमोजाइगोटिक, ये हेट्रोजाइगस लॉन्ग प्लांट। तो ये होता है जीनोटाइप, जीव की जीनी संरचना उसे प्रदर्शित किया जाए जीनोटाइप या जीन प्रारूप। एक है लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप। अब ये क्या होगा फिनोटाइप? तो फिनोटाइप देखिए जीव की बाह्य प्रतीति, बाहर की तरफ जो भी जीव में लक्षण नजर आ रहा है उसे कहा जाएगा फिनोटाइप या जीव में का लक्षण प्रारूप। जैसे दोनों पौधे लंबे नजर आ रहे हैं तो इनका फिनोटाइप बिल्कुल समान होगा, जबकि जीनोटाइप दोनों का अलग अलग है, तो इसे कहा जाता है जीनोटाइप। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं, वैसे तो बहुत सारी परिभाषाएं, F1 पीढ़ी भी परिभाषा है, पेरेंटल पीढ़ी भी परिभाषाएं हैं, लेकिन उन्हें अब हम इन प्रयोगों के वीडियोस में ही समझेंगे। ठीक है, आई होप आपको काफ़ी नॉलेज मिला होगा इस वाले वीडियो से। अगर मिला है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका दोस्त केशव शर्मा इसी तरह के कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहूँगा। थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।